दिस इज़ दी सेकेंड पार्ट ऑफ योर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। आपको अपने पहले एक्सपेरिमेंट में एक एसिड मिक्सचर दिया गया था जो कि सल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड और बोरिक एसिड पे कंसिस्ट करता था और उसको आपने ट्रीट करवाया था पोटेशियम परमैंगनेट के साथ। रिडॉक्स रिएक्शन हुआ था क्योंकि इसके अंदर ऑक्सैलिक एसिड ही सिर्फ बिहेव कर रहा था एज आ रिड्यूसिंग एजेंट, तो पोटेशियम परमैंगनेट के साथ सिर्फ ऑक्सैलिक एसिड ने रिएक्ट किया था और आपने इसकी पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन इस एसिड मिक्सचर में मालूम कर ली थी। ठीक है, ये आपका एक एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो गया। इसका जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर आपने इस एसिड मिक्सचर की एसिडिक प्रॉपर्टी को यूटिलाइज़ करते हुए बाकी जो दो एसिड्स की कॉन्सेंट्रेशन रह गई है, सल्फ्यूरिक एसिड और बोरिक एसिड की, वो भी मालूम करनी है। तो इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी को यूटिलाइज़ करते हुए आप इसको बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे, यानी कि स्ट्रॉन्ग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे। हमने ये पहले डिस्कस किया था कि ऑक्सैलिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड डाई बेसिक एसिड के तौर पे बिहेव करते हैं तो और आसानी से अपने दोनों प्रोटॉन्स रिलीज़ कर देते हैं नॉर्मल कंडीशंस पे। तो जो इस वक्त आपको मिला हुआ होगा एसिड मिक्सचर, उसके अंदर ऑक्सैलिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रोटॉन्स ऑलरेडी रिलीज्ड होंगे। आप उसको डायरेक्टली टाइट्रेट करवा सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बाय यूजिंग फेनोफ्थलीन एज एन इंडिकेटर। लेकिन अगर हम बात करें बोरिक एसिड की, तो बोरिक एसिड बहुत ही वीक एसिड है और आपको ये बताया गया था कि बहुत ही वीक एसिड है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, तो दोनों की डायरेक्ट टाइट्रेशन पॉसिबल नहीं होती, इनका बहुत पुअर एंड पॉइंट आता है, जिसकी वजह से आप बोरिक एसिड को डायरेक्टली सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट नहीं करवा सकते। आप उसको पहले ट्रीट कराते हैं मैनेटॉल के साथ। मैनेटॉल एक ऑर्गेनिक पॉलीहाइड्रोऑक्सी कंपाउंड है और जब मैनेटॉल बोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो मैनेटोबोरेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। मैनेटोबोरेट कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से एक प्रोटॉन रिलीज़ होता है। वो प्रोटॉन जो रिलीज़ होता है उसको आप एस्टिमेट कर लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, तो ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा इस एसिड मिक्सचर का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये दो स्टेप में परफॉर्म होगा। पहले स्टेप में वो प्रोटॉन्स जो कि ऑक्सैलिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के ऑलरेडी रिलीज़्ड होंगे वो एस्टिमेट होंगे। जब वो न्यूट्रलाइज होकर ख़त्म हो जाएंगे तो फिर उस एसिड मिक्सचर को रिएक्ट करवाया जाएगा मैनेटॉल के साथ। मैनेटॉल और बोरिक एसिड के रिएक्शन की वजह से जो प्रोटॉन रिलीज़ होगा उसको फिर दोबारा एस्टिमेट किया जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो दो स्टेप में ये एनालिसिस परफॉर्म होगी और इस वक्त जो बोरिक एसिड है वो मोनोबेसिक के तौर पे बिहेव करेगा क्योंकि इसके और मैनेटॉल के रिएक्शन से सिर्फ एक ही प्रोटॉन रिलीज़ होगा। ओके, क्योंकि ये एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस है और वॉल्यूमेट्रिक मेथड के ज़रिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है, तो इसके अंदर जब सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा ऑक्सैलिक एसिड के साथ तो सोडियम ऑक्सलेट और वाटर बनेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सोडियम सल्फेट और वाटर बन रहा है। फिर जब बोरिक एसिड को आप मैनेटॉल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो 1 मोल बोरिक एसिड 2 मोल मैनेटॉल के साथ रिएक्ट करके मैनेटोबोरेट कॉम्प्लेक्स बना लेगा और एक प्रोटॉन इनमें से रिलीज़ हो जाएगा। जब ये प्रोटॉन रिलीज़ हो जाएगा और आप इसको एस्टिमेट करेंगे तो अल्टीमेटली आपको बोरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाती है, क्योंकि बोरिक एसिड और इस प्रोटॉन के दरमियान 1:1 का रेशो है। जितनी कॉन्सेंट्रेशन इस प्रोटॉन की होगी उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन बोरिक एसिड की होगी। इस प्रोटॉन को किस तरह से एस्टिमेट करेंगे, इसको आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो इसके नतीजे में वाटर बन जाएगा और सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आप डील कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और हमने ये चीज़ पहले भी डिस्कस की थी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस है जो कि एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाती है। तो सबसे पहले इस्तेमाल करने से पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड की स्टैंडर्डाइजेशन होगी और इसकी स्टैंडर्डाइजेशन के लिए आप वही स्टैंडर्ड ऑक्सैलिक एसिड इस्तेमाल करेंगे जो आपने अपनी पहली लैब में पोटेशियम परमैंगनेट की स्टैंडर्डाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया था। उस जो डाइल्यूटेड आपने स्टैंडर्ड ऑक्सैलिक एसिड उस वक्त इस्तेमाल किया था वही डाइल्यूटेड स्टैंडर्ड ऑक्सैलिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड की स्टैंडर्डाइजेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो जो इनकी स्टैंडर्डाइजेशन की इक्वेशन होगी वो भी यही वाली इक्वेशन होगी। ओके, काम स्टार्ट करने से पहले जो अवेलेबल डाइल्यूटेड वर्किंग सॉल्यूशंस आपके पास होंगे वो उस पिछली लैब के सेव किए हुए सॉल्यूशंस होंगे जो आप डिस्कार्ड नहीं करते। उसके अंदर डाइल्यूटेड ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन शामिल होता है जो आपने 100 ml में प्रिपेयर किया था और डाइल्यूटेड सैम्पल सॉल्यूशन या एसिड मिक्सचर होता है जो आपने 100 ml में प्रिपेयर किया था। ये आप सेव करके जाते हैं, इसे डिस्कार्ड नहीं करते। तो इस लैब में भी आप इन्हीं दोनों को यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके अलावा
सोडियम हाइड्रोक्साइड क्योंकि आपके पास नहीं था तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का स्टॉक सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाता है। उसको आप वर्किंग में कन्वर्ट करने के लिए 20 ml रफली लेके और 200 ml तक मेकअप कर देते हैं उसका वॉल्यूम। तो ये आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बन गया। इसकी स्टैंडर्डाइजेशन होगी पहले इस स्टैंडर्ड ऑक्सैलिक एसिड के सोल्यूशन के साथ और फिर उसके बाद ये एस्टिमेशन में यूज़ होगा इस सैम्पल सोल्यूशन के। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को डाइल्यूट कर लेंगे तो उसके बाद उसको ब्यूरेट में फिल कर देंगे। ब्यूरेट में फिल करने के बाद कोनिकल फ्लास्क के अंदर 10 ml स्टैंडर्ड डाइल्यूटेड ऑक्सैलिक एसिड, क्योंकि आपको 10 ml एग्जैक्टली लेना था तो आपने पाइपेट आउट करके अपने कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफ़र कर लिया। और क्योंकि ये एक एसिड बेस टाइट्रेशन है जिसमें स्ट्रॉन्ग सोडियम हाइड्रोक्साइड या स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ हो रहा है, तो उस वक्त आप फिनॉफ्थलीन को यूज़ करेंगे एज एन इंडिकेटर। 2 ड्रॉप्स या 1 ड्रॉप आपने फिनॉफ्थलीन का इसमें ऐड कर दिया। फिर टाइट्रेशन कंटिन्यू जब करेंगे तो इनिशियली जो फ्लास्क है वो कलरलेस होगा, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम में फिनॉफ्थलीन कलरलेस था। जब ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे प्रोटॉन्स, उसके बाद जो एंड पॉइंट आएगा तब आपको जो फ्लास्क का कलर पिंक हो जाएगा। पिंक कलर इसलिए क्योंकि फिनॉफ्थलीन बेसिक मीडियम में पिंक कलर दे रहा है। तो आपके पास एक ऑब्जर्वेशन कॉलम होता है जिसमें आप इनिशियल और फाइनल रीडिंग नोट कर लेते हैं। फिर डिफरेंस आ जाता है, दोबारा आप इस फ्लास्क को प्रिपेयर करते हैं, दूसरी एनालिसिस करते हैं, उसका भी कुछ डिफरेंस आ जाता है। जब सेम डिफरेंस आ जाते हैं तो फिर आप उसको कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग शो कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग है उसको हमने CBR1 का नाम दिया, यानी कि कॉन्कॉर्डेंट ब्यूरेट रीडिंग 1 फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, अब हमें एस्टिमेशन करनी है जो सल्फ्यूरिक एसिड और बोरिक एसिड थी उसकी कॉन्सेंट्रेशन मालूम करनी है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपके पास ब्यूरेट में मौजूद है। कोनिकल फ्लास्क में आपने एसिड मिक्सचर लिया 10 ml और इसके अंदर वैसे ही फिनॉफ्थलीन ऐड किया। फिनॉफ्थलीन ऐड करने के बाद इसकी टाइट्रेशन शुरू की विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब आप इसकी टाइट्रेशन शुरू करते हैं तो जो नीचे न्यूट्रलाइज हो रहे होते हैं वो प्रोटॉन न्यूट्रलाइज हो रहे होते हैं जो कि ऑक्सैलिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड से रिलीज़ हुए हुए थे, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ न्यूट्रलाइज हो रहे होते हैं। एंड पॉइंट जब आ जाता है तो एंड पॉइंट पे आप अपने ऑब्जर्वेशन कॉलम में इसकी रीडिंग नोट कर लेते हैं, इनिशियल रीडिंग एंड फाइनल रीडिंग। जैसे यहाँ पे सपोज़ कर लें, मैंने यहाँ पे सपोज़ वैल्यूज़ लिखी हैं। आपने 1 इनिशियल रीडिंग 1 ली थी और जो एंड पॉइंट आया वो 11 पे आया, तो आपने उसको नोट कर लिया, इनका डिफरेंस 10 आ गया। इस ऑब्जर्वेशन कॉलम को आप नाम देंगे बिफोर मैनेटॉल, क्योंकि अभी आपके फ्लास्क में कोई मैनेटॉल नहीं डला हुआ। ठीक है, फिर जब ये पिंक कलर आ जाता है आप इसी फ्लास्क के अंदर 1 से 2 स्पैचुला मैनेटॉल ऐड करते हैं। मैनेटॉल सॉलिड होता है तो आप इसको स्पैचुला से लेके 1 से 2 स्पैचुला ऐड कर देते हैं। इतना ऐड करते हैं कि ये पिंक कलर डिसअपेयर हो जाए। ठीक है, मैनेटॉल जो है वो रिएक्ट कर रहा है बोरिक एसिड के साथ और मैनेटो बोरेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद प्रोटॉन रिलीज़ हो रहे हैं। प्रोटॉन रिलीज़ होने की वजह से जो आपका फ्लास्क है वो एसिडिक हो जाएगा। फ्लास्क एसिडिक होने की वजह से जो कलरलेस हो जाएगा ये। तो आपने इतना मैनेटॉल डालना है कि पिंक कलर कलरलेस हो जाए। इस वक्त जो इसके अंदर प्रोटॉन्स हैं वो बोरिक एसिड की वजह से हैं। तो अब हमें टाइट्रेशन दोबारा करनी है। टाइट्रेशन दोबारा करने की वजह से यहाँ पे जो इस वक्त इनिशियल वॉल्यूम होगा वो होगा जो इसका फ़ाइनल वॉल्यूम था, क्योंकि आपने यहाँ पे टाइट्रेशन रोक दी थी। उसके बाद दोबारा स्टार्ट करेंगे तो ये इनिशियल और ये वाला फ़ाइनल वॉल्यूम एक ही जैसे होंगे। आपने टाइट्रेशन शुरू की, जब न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी और एंड पॉइंट आएगा तो वो फाइनल रीडिंग भी आप एक अलग कॉलम में नोट कर लेंगे। ठीक है, ये जो दूसरा कॉलम है वो कहलाएगा आफ्टर मैनेटॉल, क्योंकि आपने मैनेटॉल डालने के बाद दूसरी टाइट्रेशन यहाँ पे की है, तो ये आफ्टर मैनेटॉल का कॉलम अलग बनेगा। इसमें इनिशियल रीडिंग वही 11 थी जो इसकी फ़ाइनल रीडिंग थी। सपोज़ 18 पे एंड पॉइंट आ गया तो आपने 18 नोट कर लिया, इसका डिफरेंस ले लिया, वो 7 आ गया। ठीक है, ये वाली जो रीडिंग है ये उन प्रोटॉन्स की है जो ऑक्सैलिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड से निकले हैं, और ये वाली जो रीडिंग है वो उन प्रोटॉन्स की है जो सिर्फ बोरिक एसिड से निकले। इसके बाद आप इस फ्लास्क को डिस्कार्ड कर देते हैं, दूसरा फ्लास्क बनाते हैं जिसमें वैसे ही डाइल्यूटेड एसिड मिक्सचर लेंगे, फिनॉफ्थलीन डालेंगे और उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाएंगे। तो सपोज़ आपने 18 इनिशियल ली थी और 28 पे फाइनल आ गया, तो उसका आपने डिफरेंस ले लिया 10। फिर आपने इसमें मैनेटॉल ऐड किया, मैनेटॉल ऐड करने के बाद दोबारा से टाइट्रेशन की, तो इसका जो 28 इनिशियल था 35 फाइनल आया, तो आपने इसका डिफरेंस ले लिया 7। इससे ये हमें पता चल रहा है कि जो कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग आएगी वो बिफोर मैनेटॉल की अलग कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग आएगी और आफ्टर मैनेटॉल की अलग कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग आएगी। इसको आपने CBR2 का नाम दिया और इसको आपने CBR3 का नाम दिया।
ओके, कैलकुलेशन में आपने जो लास्ट लैब का स्टैंडर्ड ऑक्सैलिक एसिड डाइल्यूटेड था वही इस्तेमाल किया है, तो उसकी कैलकुलेशन जो डाइल्यूशन की थी वो आप शो करेंगे, क्योंकि इसकी मोलैरिटी को आप अपनी आगे कैलकुलेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कैलकुलेशन भी आप इसकी शो करेंगे और इसकी जो ऑब्जर्वेशन थी डाइल्यूशन की वो भी आप शो करेंगे अपनी लैब रिपोर्ट में। इसमें वही 0.05 मोलर कॉन्सेंट्रेटेड स्टैंडर्ड ऑक्सैलिक एसिड था, उसका 10 ml लेके 100 ml में डिज़ोल्व कर दिया था, तो जो मोलैरिटी बनी थी डाइल्यूटेड स्टैंडर्ड ऑक्सैलिक एसिड की वो 0.005 मोलर बनी थी। यूनिटरी मेथड इस्तेमाल करेंगे फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कैलकुलेशन। उसके लिए आपने इसी चीज़ को यहाँ पे स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दिया कि 1000 ml स्टैंडर्ड ऑक्सैलिक एसिड कंटेन 0.005 मोल्स। आपने 1000 ml इस्तेमाल नहीं किए थे। सोडियम हाइड्रोक्साइड की स्टैंडर्डाइजेशन में जो स्टैंडर्ड ऑक्सैलिक एसिड लिया था वो 10 ml पाइपेट आउट करके लिया था, तो उस 10 ml के नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करने के लिए आप इस 0.005 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो जो नंबर ऑफ़ मोल्स आएंगे वो उस 10 ml के नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएंगे। हमने यहाँ पे सपोज कर लिया जी मोल्स। फिर ये ऑक्सैलिक एसिड रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ विद 1:2 मोल रेशो, तो जितने भी मोल्स आए हैं हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड के वो 2 टाइम्स हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, फिर वो बन जाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स। ठीक है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के वो मोल्स हैं जो उस ब्यूरेट रीडिंग के अंदर हैं जो आपकी कॉन्कॉर्डेंट ब्यूरेट रीडिंग थी सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे आपने CBr1 का नाम दिया था। ठीक है, उतने ml के अंदर H मोल्स आ गए। आपने क्योंकि इसकी मोलैरिटी मालूम करनी है, मोलैरिटी 1000 में होती है, इस वजह से आपने 1000 ml के नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए H को डिवाइड कर दिया CBr1 से, मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, तो जो मोल्स आए हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के वो 1000 ml के अंदर आए हैं, जिससे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलैरिटी भी कह सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम एस्टिमेशन करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टोटल प्रोटॉन्स की। टोटल प्रोटॉन्स आप यहाँ पे किसको कह रहे हैं? ऑक्सैलिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के रिलीज प्रोटॉन्स को आप टोटल प्रोटॉन्स कह रहे हैं, तो हमें इसकी कॉन्सेंट्रेशन मालूम करनी है। इसको हमने रिएक्ट करवाया था सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो बात स्टार्ट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलैरिटी से कि 1000 ml स्टैंडर्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड कंटेन्स I मोल्स। आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना ये लिया था इनकी न्यूट्रलाइजेशन के लिए? वो जो कॉन्कॉर्डेंट ब्यूरेट रीडिंग 2 थी वो इनको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए यूज़ हुई थी, तो उतने ml के नंबर ऑफ़ मोल्स हमें मालूम करने हैं। वो मालूम करने के लिए आपने I को डिवाइड किया 1000 से, मल्टीप्लाई कर दिया CBr2 से, तो ये जो मोल्स हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के ये आपके पास आ गए, जो कि इन टोटल प्रोटॉन्स को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। फिर मोल रेशो देख लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड का इन प्रोटॉन्स का 1:1 है, तो जो टोटल प्रोटॉन्स के नंबर ऑफ़ मोल्स बनेंगे वो भी यही J मोल्स होंगे। ये जो टोटल प्रोटॉन्स हैं ये उस 10 ml एसिड मिक्सचर के अंदर हैं जो आपने पाइपेट आउट करके लिया था, तो उस 10 ml के जो मोल्स हैं वो हमारे पास आ गए, लेकिन हमें क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन 1000 में होती है, तो इसको 1000 में कैलकुलेट करने के लिए J को डिवाइड करें 10 से और मल्टीप्लाई कर दें 1000 से, तो जो आपके पास मोल्स आएंगे टोटल प्रोटॉन्स के वो एक्चुअली उनकी कॉन्सेंट्रेशन होगी। ठीक है, अच्छा, अब लास्ट लैब में आपके पास ऑक्सैलिक एसिड की मोलैरिटी आ गई थी, यानी कि मोल्स पर 1000 ml आ गए थे। हमें उसके प्रोटॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन मालूम करनी है। हमें ये पता है कि एक ऑक्सैलिक एसिड में से 2 प्रोटॉन्स रिलीज़ होते हैं, तो जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगी ऑक्सैलिक एसिड की वो उसके प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन के मुकाबले में हाफ़ होगी, या इसको ऐसे कह लें कि जो उसके प्रोटॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो ऑक्सैलिक एसिड के मुकाबले में डबल होगी। तो जो मोलैरिटी आई थी आपके पास ऑक्सैलिक एसिड की अपने लास्ट एक्सपेरिमेंट के आंसर में, उसको अगर आप 2 टाइम्स कर दें तो वो ऑक्सैलिक एसिड के प्रोटॉन्स की मोलैरिटी बन जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास जो नंबर ऑफ़ मोल्स आ गए वो उन प्रोटॉन्स के आ गए जो ऑक्सैलिक एसिड में से निकल रहे हैं, और उन प्रोटॉन्स के आ गए जो ऑक्सैलिक एसिड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड में से निकल रहे हैं। तो अगर आप इसको इसमें से माइनस कर दें तो सल्फ्यूरिक एसिड के प्रोटॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड निकालने के लिए वही किया गया कि टोटल प्रोटॉन्स जो थे उसमें से ऑक्सैलिक एसिड के प्रोटॉन्स के मोल्स को माइनस कर दिया, तो जो प्रोटॉन्स के मोल्स आए हैं वो सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड के प्रोटॉन्स के मोल्स यहाँ पे आ गए। ठीक है, अच्छा, अब हमें जो कॉन्सेंट्रेशन चाहिए थी वो सल्फ्यूरिक एसिड की चाहिए थी, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रोटॉन्स की नहीं चाहिए थी। तो यहाँ पे मोल रेशो देख लें बिटवीन प्रोटॉन्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड।
2 प्रोटॉन्स रिलीज़ होते हैं एक सल्फ्यूरिक एसिड से, तो जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन होगी इन प्रोटॉन्स की वो डिवाइड कर दें इसको 2 से, तो सल्फ्यूरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बन जाएगी। तो वही किया गया, m को 2 से डिवाइड कर दिया, जो कॉन्सेंट्रेशन बनी है वो सल्फ्यूरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे आपके पास आ गई। तो एक जो ऑब्जेक्ट था इस लैब का कि सल्फ्यूरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन हमें मालूम करनी थी, वो हमने यहाँ पे फुलफ़िल कर लिया। अब बोरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन हमें चाहिए एसिड मिक्सचर में, तो बोरिक एसिड को आपने सेकंड पार्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन में CBr3 इस्तेमाल करते हुए एस्टिमेट किया था, क्योंकि आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया था। सोडियम हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली थी I, यानी कि 1000 ml स्टैंडर्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड कंटेन्स I मोल। आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड जो यूज़ किया था फॉर बोरिक एसिड की एस्टिमेशन के लिए वो CBr3 ml था, यानी कि कॉन्कॉर्डेंट ब्यूट रीडिंग 3 ml। इतने ml के अंदर नंबर ऑफ़ मोल्स हमें मालूम करने हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के। उसके लिए आप I को डिवाइड कर देंगे 1000 से, मल्टीप्लाई कर देंगे CBr3 से, तो जो नंबर ऑफ़ मोल्स आएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के वो वाले मोल्स होंगे जो बोरिक एसिड की एस्टिमेशन के लिए यूज़ हुए थे। फिर मोल रेशो देख लें बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड बोरिक एसिड, क्योंकि बोरिक एसिड सिर्फ एक ही प्रोटॉन रिलीज़ कर रहा था जो कि एक OH के साथ रिएक्ट करता है, तो 1:1 का मोल रेशो इनके दरमियान हो गया। जितने मोल्स सोडियम हाइड्रोक्साइड के थे उतने ही मोल्स बोरिक एसिड के हो गए। ये बोरिक एसिड के वो मोल्स हैं जो 10 ml एसिड मिक्सचर के अंदर मौजूद थे, क्योंकि आपने 10 ml ही एसिड मिक्सचर लिया था एस्टिमेशन के वक्त। आपको क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन 1000 में होती है, इसलिए आप इसको डिवाइड कर दें 10 से, मल्टीप्लाई कर दें 1000 से, तो जो आपके पास मोल्स आएंगे वो 1000 ml के अंदर आएंगे बोरिक एसिड के, जिससे आप बोरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन भी कह सकते हैं। तो ये जो सेकंड आपका ऑब्जेक्ट था कि आपको बोरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, वो भी फुलफ़िल हो गया। आखिर में आप दोनों जो आपके पास एसिड की कॉन्सेंट्रेशन आई है वो रिपोर्ट कर देंगे। ओके, ये फॉर्मेट है लैब रिपोर्ट का। इसमें आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, एक्सपेरिमेंट 1B का जो ऑब्जेक्ट है वो लिखेंगे, थ्योरी जो आपको न्यूट्रलाइजेशन से रिलेटेड बताई गई है वो लिखेंगे, और इक्वेशन स्टैंडर्डाइजेशन की भी और एस्टिमेशन की भी जो इक्वेशंस हैं वो सारी लिखेंगे। ऑब्जर्वेशंस की हेडिंग्स यहाँ पे लिख दी गई हैं, कैलकुलेशन की भी आपसे डिस्कस की गई हैं। तो ऑब्जर्वेशन में क्योंकि आपने स्टैंडर्ड ऑक्जेलिक एसिड यहाँ पे यूज़ किया है उसकी भी आएगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड की स्टैंडर्डाइजेशन की भी ऑब्जर्वेशन आएगी और एस्टिमेशन की भी आएगी। बाकी कैलकुलेशन की सारी हेडिंग्स 1 बाय 1 हमने डिस्कस कर ली हैं। रिज़ल्ट भी जो आपके पास बोरिक एसिड की और सल्फ्यूरिक एसिड की मोलैरिटी आई है वो आप यहाँ पे रिपोर्ट कर देंगे।